नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन आवाज समाचार। सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। शूटिंग में भारत का शानदार बुधवार, मनु ईशा रिदम की तिकड़ी ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट और सिफत कौर ने 50 मीटर में जीता गोल्ड। मेंस स्किट में अनंत जीत ने भारत को दिलाया पहला सिल्वर मेडल। सितंबर सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में रिकवरी, 6 दिनों की गिरावट के बाद बाजार बढ़त पर बंद। मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी, सेंसेक्स 173 तो निफ्टी 52 अंक चढ़कर बंद। बाजार में ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने पर सेबी का अभी फैसला नहीं। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने पहले एक्सचेंजों से सिस्टम तैयार करने को कहा। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर। भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल के जश्न पर पीएम मोदी का बयान। कहा, वाइब्रेंट समिट की बीज आज बना विशाल पेड़। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. If you have something relevant, let us know. We are open to looking at. खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या पर कनाडा को विदेश मंत्री जयशंकर की खरी खरी। कहा, भारत नहीं कर सकता ऐसे काम, ठोस सबूत तो भारत किसी भी जांच के लिए तैयार। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो बनी भारत की ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री। भयानक बाढ़ के बीच इंसानियत की मिसाल पर बेस्ड है कहानी। शुरुआत कुछ अच्छी खबरों के साथ जो कि आ रही है एशियन गेम्स से। एशियन गेम्स के चौथे दिन की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही है। सुबह सुबह पहले 25 मीटर पिस्टल के रैपिड फायर में भारत शूटिंग टीम ने गोल्ड मेडल जीता। फिर 50 मीटर राइफल इवेंट में सिफत कौर ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया। ये भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। सिफत ने 469.6 के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास भी रच दिया। सिफत कौर के अलावा भारत की आशी ने इसी इवेंट में तीसरे नंबर पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अब तक भारतीय टीम ने कुल 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिए हैं। We will celebrate. Whole India will celebrate. It's a proud moment for all of us. So yeah, amazing. That feeling is amazing. कि वो नेशनल एंथम इंडिया का चले और किसी और की कंट्री में चले तो वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छी फीलिंग है। सो आई एम द ओनली वन राइट नाउ जिसके पास एशियन गेम्स के 3 मेडल हो चुके हैं। सो इट्स अ हैट्रिक एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। पुरुषों को स्कीट इवेंट में भी भारत ने इतिहास बनाया। एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने स्कीट सिल्वर मेडल हासिल किया है। अनंतजीत सिंह ने 58 का स्कोर करने के साथ यह सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इससे पहले स्कीट टीम इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अब तक भारत को एशियन गेम्स में कुल 22 मेडल्स मिल चुके हैं, जिसमें से 5 गोल्ड। मेडल टैली में भारत अभी 5वीं पोजीशन पे। अभी सबसे ज्यादा 123 मेडल के साथ चीन नंबर 1 पर है, 123, जिसमें 68 गोल्ड, 39 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज हैं। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर जापान और भारत 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 कांस्य पदकों के साथ कुल 22 की टैली में कुल मिला के 5वें स्थान पर। तो चलिए, एशियन गेम से भारत के लिए अच्छी खबर और आज बाजारों से भी भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सितंबर सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में रिकवरी आ गई। इसी के साथ बाजार हरे निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 66,119 पे पहुंचा है तो निफ्टी 52 अंकों की बढ़त लेकर 19,716 पर। तमाम सेक्टर्स में भी आज तेजी देखने को मिली, लेकिन पूरा डिटेल हम समझेंगे हमारे सहयोगी सुमित से। लेकिन हाँ, वहाँ उनके पास जाएं उससे पहले देखिए, आज ये काफ़ी दिनों से जो सुस्ती भरा माहौल था वो कुछ हद तक दूर होता हुआ नजर आया और बाजार में जो गिरावट का सिलसिला था टूटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बैंक निफ्टी में वो बात नहीं आ पाई, लेकिन आप मिड कैप को देखिए, आप इसके अलावा दूसरे इंडाइसेस को देखिए। अच्छा, आप अगर देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो यहाँ भी 1630 के मुकाबले 1265 शेयर रहे जो गिरे। हाँ, निफ्टी बैंक जैसा मैं जिक्र कर रहा था, आज खुद को हरे निशान तक पहुंचाने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन बाजार के लिए कुल मिलाकर बड़ा हरा निशान जरूर निकलता हुआ नजर आया। तो सुमित, अगर हम आपसे पूछे कि कौन से सेक्टर्स और कौन से शेयर्स रहे जिन्होंने आज बाजार को इस हरे निशान में क्लोजिंग में मदद की, तो वो कौन से नाम होंगे?
देखिए, आज मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी थी। आईटी का आज बहुत हद तक सपोर्ट था। तो निफ्टी के अगर आप टॉप गेनर्स भी देखेंगे तो भी आपको उसमें आईटी और एफएमसीजी ये कुछ नाम हैं जो कि आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लार्सन एंड टूब्रो 2% की तेजी, कोल इंडिया करीब 1.5%, आईटीसी करीब 1.5% का उछाल और सन फार्मा 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में टाइटन कल की तेजी के बाद, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प और एसबीआई 1 से लेकर 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में से टाटा इन्वेस्ट 9% की तेजी, नए हाइस के आसपास। एचएलई ग्लासकोट 10% ऊपर, सीई इन्फो और बोरोसिल रिन्यूएबल करीब 6.5 से लेकर 7% के आसपास की बढ़त। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में जंसार करीब 3% नीचे, रैलिस इंडिया 2.5% नीचे, केन्ना मेटल करीब 2.5% बिकवाली, शॉपर स्टॉप रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा में चले ग्रैन्यूल्स इंडिया और विंडो फार्मा, लॉरस लैब और इफ्का लैब करीब 2% से लेकर 4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि प्राइवेट बैंक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पीएसयू बैंकिंग की तरफ से सपोर्ट था और आईटी में भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया रविंद्र। तो सुमित, तो ये तो आज का बाजार का लबुलवाव, कौन से शेयर्स ने आज किया कमाल और कहां थोड़ा सा मामला रह गया पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट की, जिसके 20 साल आज पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो गुजरात के दौरे पर रहे, इस मौके पर सुबह पीएम मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित एक रोबोटिक प्रदर्शनी में पहले शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल जो पूरे हो गए हैं उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समिट में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने जो एक बीज बोया था वो अब वटवृक्ष बन गया है। मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात केवल ब्रांडिंग का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा एक जोड़ने वाला, बॉन्ड बनाने वाला कार्यक्रम है। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पहला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और आज, जैसा हमने कहा, इसके 20 साल पूरे हो गए हैं। वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से, उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल के जश्न में कॉर्पोरेट इंडिया भी शामिल हुआ। इस मौके पर हेडस्टर बायोसाइंस के एमडी और सीईओ राजीव गांधी ने कहा कि गुजरात में निवेश का काफी अच्छा माहौल है और हमारे संवाददाता केतन जोशी ने उनसे खास बातचीत की। कैसा रहा आपका अब तक का अनुभव वाइब्रेंट समिट को लेकर, आप क्या कहेंगे? मेरा यहाँ गुजरात में आना वाइब्रेंट से शुरुआत हुआ तभी से है और मेरी जर्नी इतनी अच्छी है और इतना सब कुछ ठीक हमारे लिए चल रहा है कि मैं अभी मतलब कुछ बोलने जैसा है ही नहीं। और आगे जाके भी हम और भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और भी फार्मास्यूटिकल में, वैक्सीन्स में और भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ का इंडस्ट्रियल माहौल इतना सूटेबल है कि मतलब सब कुछ टाइम टू टाइम, हाई गवर्नेंस, गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी इतनी हाई है कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं और हम यहीं पे हमारा कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत, तो क्या गुजरात का कंट्रीब्यूशन है वो उसमें सबसे अव्वल रहेगा? जिस तरह से सारी गतिविधियां हो रही है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगले 20 साल है वो काफी महत्वपूर्ण है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो यहाँ नींव डाली है और वही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज वो देश के प्रधान है। तो जो देश की तरक्की हो रही है और पीछे पीछे गुजरात भी सबसे आगे, मतलब देश में गुजरात सबसे आगे बढ़ रहा है, तो मतलब यही होना है कि गुजरात लीड करेगा भारत को और आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के आयोजन के, जैसा हमने कहा, 20 साल पूरे हो गए हैं। 20 साल की इस यात्रा की शुरुआत हुई थी सन 2003 में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके उस मुख्यमंत्रित्व काल में ही ये समिट धीरे धीरे नई सीढ़ियों पर चढ़ता गया और आज ये 20 साल का हो गया है। देखिए पूरा सफर। मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 20 साल पहले विकास का जो बीज गुजरात के सीएम रहते हुए बोया था, वो आज 20 साल का विशाल वट वृक्ष हो चुका है। और इस वृक्ष की छांव तले गुजरात आज तरक्की के पायदान पर शिखर पर पहुंच गया है। जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात से लगाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बनाने के लिए उन्होंने भूकंप जैसी आपदा के बाद सूबे को फिर से खड़ा करने के लिए जो संकल्प लिया था, वो आसान नहीं था। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं, वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। अहमदाबाद में 20 साल के वाइब्रेंट गुजरात के सफर को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन हालातों का भी जिक्र किया जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थीं। तालमेल और सहयोग की उम्मीद सियासी उलझनों में उलझी थी, लेकिन उन हालातों में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का विकास उस शिखर पर पहुंचा जो आज देश के कई राज्यों के लिए नजीर है। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास का नया माइलस्टोन सेट किया था और अब उन्होंने देश के लिए नया माइलस्टोन सेट किया है। ये नया लक्ष्य है भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का। मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब देश पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर है। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, तो छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी बीजेपी की लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। आज शाम गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच रहे हैं। दोनों नेता आज और कल सुबह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज रात 8 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के बंटवारे को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। हाल ही में संपन्न हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान मिले फीडबैक को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में और जोर आजमाइश बढ़ गई है। दोनों गठबंधन में से किसमें कितना दम है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। 2024 की जंग किसमें कितना दम। भारत और कनाडा में तनातनी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है कि निज्जर के मामले में भारत ने कनाडा को बताया है कि इस तरह के काम भारत नहीं करता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy.
Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at. In the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces. खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के कनेक्शन के खिलाफ एनआईए ने एक बड़ा एक्शन लिया है। देश के 6 राज्यों में एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड के अलावा यूपी में एनआईए ने 51 जगहों पर आज छापेमारी की है। हरियाणा के रोहतक में एनआईए गैंगस्टर हिमांशु के घर पर छापा मारा गया है, जिस पर विदेश से गैंग चलाने का आरोप है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खालिस्तान से संबंध के आरोप में एक छात्र नेता के घर पर भी छापेमारी हुई है। पंजाब के फिरोजपुर में एनआईए के आतंकी अर्शदीप डल्ला के करीबी को भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर्स को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। मणिपुर में राज्य सरकार ने अगले 6 महीने के लिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स का विस्तार कर दिया है। अक्टूबर से लगभग पूरा राज्य AFSPA के दायरे में होगा। इसमें राज्य के ज्यादातर पहाड़ी इलाके शामिल हैं। हाल में जुलाई में लापता 2 छात्रों की डेड वाली तस्वीरें वायरल हुई थी। इसके बाद से मणिपुर में फिर से अशांति शुरू हो गई है। मणिपुर की सड़कों पर हजारों छात्र प्रदर्शन के लिए उतर गए हैं। 5 दिन में राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं और अब एस्पा लगाने की बात आई है। मलयालम फिल्म 2018 को भारत की तरफ से ऑस्कर एंट्री के लिए चुना गया है। द केरल स्टोरी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बालागम जो कि तेलुगु मूवी है, वाल्वी जो कि मराठी मूवी है, बाप्लोक जो कि एक और मराठी मूवी है, 16 अगस्त 1947 ये तमिल मूवी है, समेत 22 फिल्मों को पछाड़कर मलयालम फिल्म 2018 ऑस्कर के लिए चुन ली गई है। फिल्म साल 2018 में केरल में आई बाढ़ की रूह कपा देने वाली कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में प्राकृतिक आपदा पर इंसानी जीत को दिखाया गया है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच आज खेला जा रहा है और यह मुकाबला राजकोट में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। अब तक टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 278 रन बना लिए हैं। वहीं पिछले मैचों की बात करें तो दोनों मैचों में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। उस मैच में भी टीम इंडिया की यही कोशिश रहेगी। हालांकि आज बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इधर भारतीय टीम ये मैच जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी कायम कर देगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत पहली बार क्लीन स्वीप करेगी। ऐसा पहले कभी भी वनडे क्रिकेट की भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में नहीं हुआ है। और अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और अब घूमने फिरने की भी दिन आ गए हैं। तो चलिए आज ही हम यही बात करेंगे, आपको टूर की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि अब यहां से लेकर साल के अंत तक ढेर सारी छुट्टियां हैं। लेकिन घूमने फिरने की तैयारी तो एडवांस में ही करना जरूरी होती है। और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, तो कैसे घूमने जाएं, कब जाएं, तमाम जो चीजें हैं आज अब आपको बताने वाले हैं। तो छुट्टियां छोटी बड़ी कर लो घुमक्कड़ी आज का कंज्यूमर अड्डा हमारे साथ 557 पर। और अब बात गणपति बप्पा मोरिया की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज अपने पूरे परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गणेश जी की पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद दिया। सीएम शिंदे ने कहा कि हर साल की तरह उन्होंने परिवार के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की है और देशवासियों की खुशियों के लिए प्रार्थना की है। आज गणेशोत्सव का 9वां दिन है और कल यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी गणेश पंडाल हैं या जहां भी गणेश जी विराजमान हैं उनका विसर्जन किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरें जारी रहेंगी और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खबरें देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पर। नमस्कार।